हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आप लोगों का हमारे इस सेशन में यानी एचसी हार्डविक वॉल्यूम ज़ीरो और वॉल्यूम ज़ीरो का जो है एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 2 में भी वीडियो पार्ट 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पर जितने भी जनरल कमीशन की तैयारी कर रहे हैं लोग हैं, उन सभी लोगों को हमारी इस वीडियो को गौर से देखना चाहिए और साथ साथ अपना एक नोट तैयार करना चाहिए। नोट में ये सारा मटेरियल्स आप लिखेंगे कहाँ से, तो वो जितने भी नए व्यूअर्स हैं मैं उन लोगों को बता दूं कि आप लोग ये सारे चीज़ अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको हमारे जो कमेंट बॉक्स है उस वहाँ पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे हमने लिंक दे रखा है, इसमें मैं लिंक दे दूंगा। वहाँ से आप उस लिंक पे यानी टेलीग्राम के लिंक पे आपको क्लिक करना है। आपको वहाँ से आप वो सीधे टेलीग्राम पे चले जाएंगे। टेलीग्राम पे सारा मटेरियल उपलब्ध रहेगा, आप वहाँ से ले सकते हैं मटेरियल। आप चाहे तो प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसका लिस्ट दिखा दूं और ये भी बता दूं कि पिछले वीडियो में इसका जो पार्ट 1 वीडियो है एक्सरसाइज 2 का, उसको आप जरूर देखें। और अगर आप आज से शुरू कर रहे हैं तो पिछले यानी एक्सरसाइज 1 का जो पार्ट 1 पार्ट 2 है उसको भी आप जरूर देखें, क्योंकि आपको करना है एग्जाम क्वालिफाई, बैंक पीओ या बैंक क्लर्क या एसएससी का कोई भी एग्जाम्स, या फिर इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसको क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो आपका वर्ड पावर बेहतर होना चाहिए और वर्ड पावर के लिए एचसी हार्डविक का जो 6 वॉल्यूम्स है, 0 to 5 वॉल्यूम्स यानी टोटल 6 वॉल्यूम्स है, उन सभी को मैं इस तरह से पढ़ाता जाऊंगा और आप लोग पढ़ते जाएंगे और कंप्लीटली याद कर लेंगे। तो आपको एंटोसाइनो इडियम्स फ्रेजेस वगैरह में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब मैं आपको सीधे ले चलता हूं पार्ट 2 वीडियो की ओर। वहां पर आज मैं बताऊंगा केवल इसका जो सी वाला पार्ट है यानी लेसन सॉल्यूशन सी है उसको मैं बताऊंगा। अब देखिए सॉल्यूशन ए में जो है, ये मैं एक बार बता दूं आपको, ये जो है वर्ड का लिस्ट है, वर्ड है, सिनोनिम्स है और इसके साथ एंटोनिम्स भी है। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है ये है आपका वर्ड और इसी का यहाँ पर सिनोनिम्स दिया हुआ है, समानार्थी, और इसी का विपरीत वर्ड यानी एंटोनिम्स भी इधर दिया हुआ है। तो एक सेंटेंस अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें ही काफ़ी कुछ आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज सॉल्यूशन सी की ओर हम लोग बढ़ेंगे, केवल सॉल्यूशन सी देखेंगे। और जो लोग नए हैं प्लीज़ पेशेंस रखें, आपको हर बात समझ में आएगी, आप कंटिन्यू रहें और अपना जो है इस पे आप अपना सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको अच्छी तरह से बात समझ में आएगी और रेगुलर आप वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये है सॉल्यूशन सी। तो सॉल्यूशन सी अगर अच्छी तरह से समझते हैं तो अगले वीडियो में फिर इसी सेंटेंस का एग्जाम्पल्स दिया जाएगा और इसमें केवल वर्ड्स बदल जाएंगे। तो वर्ड्स बदल जाएंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट तरीका है आपको ये याद करने का। यानी जो भी व्यक्ति बिना सेंटेंस में वर्ड्स का इस्तेमाल किए ही रट जाते हैं तो उनके अंदर जो वर्ड पावर है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, वो जल्दी निकल जाता है। जैसे घर बनाने के लिए मटेरियल आप ले लेते हैं लेकिन घर तैयार नहीं करते हैं तो वो मटेरियल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, मटेरियल लाना है और घर भी उसी समय बना लेना है, तब वो आपका इस्तेमाल हो चुका रहेगा। ठीक है, बस यही टेक्निक पे मैंने काम किया है और यूनिक वीडियो में बना रहा हूँ, बस आपको ध्यान से समझना है। चलिए सॉल्यूशन सी की ओर हम लोग आते हैं। सॉल्यूशन सी को अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। चलिए 1 नंबर पे देखिए, 1 नंबर में लिखा है, सेंटेंस को समझना है, वर्ड अपने आप याद हो जाएगा। इसमें लिखा है अनलेस यू इंटरवेन, अनलेस यू इंटरवेन एट वंस, जब तक आप एक बार मध्यस्थता नहीं करेंगे यानी दो लड़ते झगड़ते व्यक्ति के बीच में नहीं आएंगे। इंटरवेन मतलब मध्यस्थता करना यानी के बीच में आ जाना। ठीक है, द क्वारल बिटवीन टू कजन्स, द क्वारल बिटवीन द टू कजन्स यानी दोनों चचेरा मौसेरा या कोई भी हो, दोनों भाई हो, उसके बीच जो लड़ाई हो रही है, क्वारल है, झगड़ा हो रही है, तो वहां पे मे बिकम सीरियस कर रहा है कि अब जब तक
दोनों के बीच में इंटरवेंट नहीं करेंगे, मध्यस्थता नहीं करेंगे, वो दोनों का झगड़ा मतलब और भी ज्यादा सीरियस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इंटरवेंट का मतलब हुआ मध्यस्थता करना, यानी कि बीच में आ जाना। और इसी का एंटो है यहाँ पे कंबाइन। कंबाइन मतलब जोड़ना, जुड़ना। ठीक है, बीच में नहीं आना, दोनों को जोड़ देना। ठीक है, तो वो होता है कंबाइन। अब हम लोग सेंटेंस सेकेंड देखते हैं। इसमें लिखा है ही इज टू फिकल टू बी काउंटेड ऑन। देखिए फिकल मतलब होता है चंचल, मतलब बहुत ही तेज तराज, मतलब एक जगह एक्टिव नहीं रहने वाला, कभी इधर कभी उधर, एकदम इस तरह से जाने वाले को बोलते हैं फिकल। ठीक है, तो ही इज टू फिकल टू बी काउंटेड, वो गिने जाने के लिए इतना चंचल है, वो अपने आप को काउंटिंग करवाना चाहता है कि देखिए क्या हुआ, ही हैज ऑलरेडी चेंज्ड साइड्स 3 टाइम्स। वह अपने आप को काउंटिंग करवाने के लिए 3 बार काउंटिंग चेंज कर चुका है, नारद जी की तरह। ठीक है, एक जगह से बदल के लाइन में फिर आगे जाके खड़ा हो जाए ताकि मेरी भी गिनती हो सके। तो इस तरह से वो अपनी गिनती कराने के लिए पहले से ही 3 बार साइड्स चेंज कर चुके हैं। इतना ज्यादा फिकल है, फिकल मतलब चंचल है। देखिए आप सेंटेंस को समझिए ना, वर्ड आपको याद रह जाएगा। चलिए उसके बाद एंटो है, इसमें इसका विपरीत शब्द क्या है, स्टेबल या कांस्टेंट, मतलब स्टेबल हो जाना, स्थिर रहना। ठीक है, उसके बाद क्या है, थर्ड नंबर में है द टाउन काउंसिल डिसाइडेड टू लेवी लेवी ए टैक्स ऑन ऑल बाइसिकल। देखिए यहाँ पर टैक्स, टैक्स का वसूली करना होता है, वसूलने का कलेक्ट होता है ना, उसी तरह से लेवी का मतलब टैक्स वसूली करना। ठीक है, तो कह रहा है द टाउन काउंसिल जो है वो क्या कर रहे हैं, उसने डिसाइड किया क्या करने का, साइकिलों पे, सभी साइकिल पे भी टैक्स वसूलने का। ठीक है, जैसे गाड़ियों पे वगैरह तो लगता ही है टैक्स, इंश्योरेंस वगैरह के रूप में, लेकिन इन्होंने कहा साइकिलों पे भी लेवी वसूलने का निर्णय लिया। ठीक है, काउंसिल ने, टाउन काउंसिल। उसके बाद है इसमें एंटो है फॉरगो या फॉरफिट। फॉरगो या फॉरफिट, तो फॉरगो या फॉरफिट का मतलब होता है जाने देना, छोड़ देना, माफ करना, वसूली नहीं करना। ठीक है, छोड़ देना। तो लेवी मतलब टैक्स वसूली करना, और फॉरगो या फॉरफिट, फॉरफिट मतलब माफ कर देना। चलिए क्लियर हो गया। अब हम लोग सेंटेंस नंबर 4 समझते हैं। इसमें लिखा है टू रीच द शोर वी हैड टू क्लैमर। यहाँ पर शोर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, शोर मतलब समुद्र का किनारा। ठीक है, तो टू रीच द शोर वी हैड टू क्लैमर डाउन ए रॉकी लेज। देखिए रॉकी लेज क्या होता है, खड़ी चट्टान, पहाड़ जो है खड़ा खड़ा, उस तरह के लेज, चट्टान को, खड़ी चट्टान को बोलते हैं रॉकी लेज। तो कह रहे हैं कि इस रॉकी लेज के किनारे जो है, जो समंदर का किनारा है, वहां पे हमें उस रॉकी लेज पे क्लाइंबर करना है, मतलब खड़ी चट्टान पे चढ़ाई करनी है। ठीक है, तो क्लाइंबर मतलब चढ़ाई करना, उसके ऊपर चढ़ना। और इसी का एंटो डिसेंड या स्टम्बल का मतलब लुढ़क जाना या उतर जाना, ऊपर से नीचे की ओर आना। क्लाइंबर मतलब नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाई करना। तो क्लियर हो गया। एक बार मैं फिर से बता दूं कि समुद्र के किनारे पहुंचकर हम लोगों को उस रॉकी लेज के ऊपर चढ़ाई करनी है, यानी क्लाइंबर करना है। चलिए नंबर 5, इसमें लिखा है नोइंग हिज केयरलेस हैबिट्स। उनके केयरलेस हैबिट्स को, लापरवाहपूर्ण आदत को जानते हुए, आई डिड नॉट लेंड हिम द बुक। मैंने उनको किताब उधार नहीं दिया, मतलब किताब पैंचा जानते हैं ना, नहीं दिया। ठीक है, विदाउट मिसगिविंग, बिना संदेह किए हुए, बिना संदेह किए हुए कि वो देगा कि नहीं, मैंने कोई संदेह नहीं किया, मुझे स्पष्ट पता था कि वो बहुत ही केयरलेस है, हो सकता है मेरी किताब को फाड़ फूड़ दे। ठीक है, इसलिए मैंने उनको ये बिना मिसगिविंग यानी बिना संदेह का किताब नहीं दिया। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि मिसगिविंग मतलब संदेह। और फेथ और बिलीफ, देखिए इसका एंटो है, फेथ और बिलीफ का मतलब होता है विश्वास करना। तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है, विपरीत शब्द है। मिसगिविंग मतलब संदेह करना, फेथ और बिलीफ मतलब विश्वास करना। चलिए क्लियर हो चुका होगा। कुछ हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं इसको। चलिए इसमें हम आगे देखते हैं 6 नंबर सेंटेंस को। 6 नंबर सेंटेंस में, एक मिनट, हाँ अब देखिए, अच्छा है। अब 6 नंबर सेंटेंस में ट्राई टू फाइंड कर्टेन्स,
that will blend। देखिए कर्टेन्स मतलब होता है पर्दा, जैसे घर में कोई पर्दा लगाते हैं आप दरवाजे में, तो वो होता है कर्टेन्स। देखिए तो ट्राई टू फाइंड द कर्टेन्स डेट विल ब्लेंड विद द ग्रीन ऑफ वॉल्स। दीवालों के जो ग्रीन है, दीवाल के जो रंग हरे रंग है और पर्दा के भी हरे रंग है, ठीक है। तो अगर वे दोनों ब्लेंड हो जाए, मिल जाए, तो पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि दीवाल कौन है और कर्टेन्स यानी पर्दा कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लेंड मतलब मिल जाना, एक हो जाना, मिलकर। और यहाँ एंटो है आइसोलेट या डिटैच। आइसोलेट या डिटैच का मतलब अलग होना, अलग अलग होना, और ब्लेंड मतलब मिल जाना। चलिए अब हम लोग सेंटेंस नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा है बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिंस, यानी एग्जाम शुरू होने से पहले वी मस्ट मेक श्योर, हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए दैट देयर इज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ इंक इन ईच रूम। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जितने रूम में एग्जाम ले रहे हो सारे रूम में इंक का सप्लाई यानी पेन वगैरह का सप्लाई बेहतर है कि नहीं, एडिक्वेट है कि नहीं। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं है तो वहां पर आपको इंक सप्लाई करना होगा। तो एडिक्वेट मतलब सप्लाई पर्याप्त मात्रा में। फिर से सुनिए, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में, सप्लाई ऑफ इंक इन ईच रूम, प्रत्येक रूम में इंक का सप्लाई है कि नहीं। अब इसी का एंटो है स्कैंटी और इनसफिशिएंट। स्कैंटी और इनसफिशिएंट मतलब अपर्याप्त। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा है द ओल्ड मैन वाज बाल्ड एक्सेप्ट फॉर ए फ्रिंज। फ्रिंज मतलब जो बाल निकल जाता है ऐसे, उसको जैसे खाटी हिंदी में बोलते हैं झुलफी निकला हुआ है, उसी को बोलते हैं फ्रिंज। तो कह रहा है द ओल्ड मैन वाज बाल्ड, बूढ़ा आदमी बाल्ड हो चुका था। बाल्ड मतलब टकला कहना तो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब कि सर पे बाल नहीं था, ठीक है, गंजा बोल सकते हो। द ओल्ड मैन वॉज बाल्ड एक्सेप्ट फॉर ए फ्रिंज ऑफ होरी हेयर। कुछ उसके पास कुछ जैसे बाल निकले हुए थे, उसके अलावे उसके माथे पे बिल्कुल ही बाल नहीं थे, वे बाल्ड हो चुके थे। तो होरी मतलब था पका, यानी जिससे पता चल जाए कि ये बूढ़ा है, ठीक है। होरी मतलब पके बाल वाले या ग्रे बाल वाले, ठीक है, बोल सकते हैं। तो होरी हेयर के अलावे उसके सर पे कोई बाल नहीं थे। उसके बाद इसमें एंटो है डार्क और मुर्की, ठीक है। डार्क और मुर्की मतलब होता है एकदम ब्लैक डार्क, ताकि पता चले कि जवान का बाल है, ठीक है। तो होरी मतलब पके बाल वाले और डार्क और मुर्की मतलब होता है एकदम घने और पूरी गहरे कलर का, एकदम गहरे ब्लैक कलर का, ठीक है, उसको बोलते हैं डार्क और मुर्की। चलिए क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 9 की ओर। इससे पहले मैं थोड़ा इस स्लाइड को और बढ़ा लूं आगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर 9 में द प्रोफेसर seemed to ponder, the professor seemed to ponder for several seconds before answering the question। देखिए कह रहा है किसी ने जब प्रोफेसर साहब से क्वेश्चन किया तो क्वेश्चन का उत्तर देने से पहले उन्होंने कुछ समय के लिए, यानी प्रोफेसर साहब कुछ समय के लिए पॉन्डर करते हुए प्रतीत हुए। पॉन्डर मतलब विचार करते हुए, मनन करते हुए, यानी अपने दिमाग में कुछ सोचते हुए प्रतीत हुए, विचार करते हुए प्रतीत हुए। तो पॉन्डर का मतलब सोचना या विचार करना, ठीक है। अब इसी का एंटो है फॉरगेट। फॉरगेट मतलब भूल जाना, ठीक है। और पॉन्डर मतलब किसी बात को दिमाग में याद करना, यानी कि कब उसने ये काम किया, क्या करना है, नहीं करना, ये सारा चीज का विचार दिमाग में करना पॉन्डर कहलाता है। और फॉरगेट जो है ये फॉरगेट मतलब भूल जाना, ठीक है। अब हम लोग सेंटेंस नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। वी हैड टू मेक आवर वे पास टावरिंग क्लिप्स ऑफ ग्रेनाइट। देखिए ग्रेनाइट एक प्रकार का पत्थर है। कह रहा है वी हैड टू मेक आवर वे, हमें अपना रास्ता बनाना पड़ा। कहाँ पे? पिछले टावरिंग क्लिप्स पे। क्लिप्स मतलब होता है खड़ी चट्टान, ठीक है, यानी खड़ी चट्टान वाले जो पहाड़ है वो क्लिप्स कहलाता है। तो टावरिंग मतलब बहुत ऊंचे विशाल, टावरिंग के जो क्लिप है, चट्टान है, उसके ऊपर से, और वो चट्टान किस चीज का है? ग्रेनाइट का। तो ग्रेनाइट के जो विशाल चट्टान है, ठीक है, उसके ऊपर से हमें रास्ता बनाना पड़ा।
तो यहाँ पर टावरिंग मतलब समझ गए कि बहुत विशाल, बहुत ऊंचा। और लिटिल या टाइनी का मतलब होता है छोटा। टाइनी को कई बार टीनी भी बोला जा सकता है, TEENY, टीनी। टाइनी और टीनी का मतलब होता है छोटा, लिटिल मतलब भी छोटा, टावरिंग मतलब बहुत ऊंचा। चलिए ये क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं सेंटेंस नंबर 11 की ओर। इसमें लिखा है इट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस टू हैव सफिशिएंट लाइफ गार्ड्स ऑन ड्यूटी। कह रहा है कि ये पैरामाउंट है, ये अति आवश्यक है। पैरामाउंट मतलब अति आवश्यक है कि लाइफ गार्ड्स का होना ड्यूटी पे, ठीक है, ड्यूटी पे सफिशिएंट यानी पर्याप्त संख्या में लाइफ गार्ड का होना, ठीक है, अति आवश्यक है यानी पैरामाउंट है। पैरामाउंट मतलब अति आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। और कहाँ पे लाइफ गार्ड होना बहुत महत्वपूर्ण है? एट द स्विमिंग पूल, या स्नान करने का पूल जो बना हुआ है उसके ऊपर पर्याप्त संख्या में लाइफ गार्ड होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही पैरामाउंट है। पैरामाउंट का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए इसमें एंटर दिया हुआ है सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट मतलब तुच्छ यानी अमहत्व या महत्वहीन, ठीक है। तो यहाँ पर सब ऑर्डिनेट क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। इसमें लिखा है वीक ऑफ वेट वेदर इन द मिडिल ऑफ द हार्वेस्ट वुड बी कैलामिटी। देखिए कह रहा है ये वीक ऑफ द वेट वेदर मतलब गीले सप्ताह का, मतलब वेट वेदर जो होता है थोड़ा बारिश वाली मौसम, ठीक है, बारिश वाली लगातार बारिश वाली एक मौसम है, जिस मौसम का इन मिडिल ऑफ द हार्वेस्ट मतलब खेती के बीच यानी फसल लगे हुए खेतों के बीच अगर उसका एक सप्ताह तक रह जाए, ठीक है, तो वुड बी ए कैलामिटी, तो आपदा हो सकता है। आपदा मतलब सारे फसल बर्बाद हो जाएंगे, तो उस बर्बादी को कैलामिटी कहा जाता है, आपदा, ठीक है। तो कैलामिटी क्लियर हो गया। और इसी में एंटो है फेवरेबल। फेवरेबल मतलब सहायक, किसी का आप सहायक है मतलब आप उसके सपोर्ट में रहते हैं, सपोर्टिव है या फेवरेबल है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं सेंटेंस नंबर जो है वो है 13। इसमें है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ग्रास ऑन द रेंज। रेंज मतलब घास का मैदान, ठीक है। तो कह रहा है घास के मैदान में, ठीक है, घास की कमी के वजह से, बिकॉज ऑफ मतलब क्या होता है के वजह से, तो लैक में से कमी, तो मैदान में घास की कमी की वजह से द हॉर्सेज वर गॉन्ट। गॉन्ट मतलब दुबले, ठीक है, पतले, दुबले पतले, तो वर गॉन्ट एंड हंग्री, ठीक है। तो घास के मैदान में जो घोड़े थे वे सब दुबले पतले और भूखे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे घास की कमी थी। चलिए उसके बाद एंटो देख लेते हैं। इसमें फैट और थिक। फैट और थिक मतलब होता है मोटा ताजा, ठीक है। तो गॉन्ट मतलब पतला दुबला और फैट और थिक मतलब मोटा ताजा। क्लियर हो गया। अब हम लोग लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। इसमें है फ्रॉम 1919 टू 1929 यानी 1919 से 1929 तक दिस कंट्री इंजॉयड अ डिकेड ऑफ प्रोस्पेरिटी। इस देश ने 1919 से 1929 तक, ठीक है, समृद्धि का यानी समृद्धि का मतलब अमीरी का, ठीक है, एक दशक को एंजॉय किया। डिकेड मतलब दशक, 10 साल का एक जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड डिकेड। तो ये क्लियर हो चुका है। इसी तरह से नेक्स्ट जो वीडियो होगी उस वीडियो में बाकी का जो सॉल्यूशन सी का 2 पार्ट और बच रहा है उसको मैं बताऊंगा। आप इस वीडियो को अगर अच्छी तरह समझ गए तो नेक्स्ट एक और वीडियोज है पार्ट 3, उसको भी आप आसानी समझ जाएंगे और सारा वर्ड्स उसी समय याद होने वाला है। तब तक जो है हम आपसे विदा लेते हैं। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।